अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू औरत कार्ड। पाकिस्तान के पास एक बड़ा रेयर मौका आया था हिस्ट्री तारीख रकम करने का, लेकिन वो मौका हाथ से गवा दिया गया। और वो मौका ये था कि हम पहली फीमेल जज को एलिवेट करते हैं सुप्रीम कोर्ट में, और पहली फीमेल जज होती सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस आयशा। लेकिन वो चीज अब रह गई है, वो अभी फिलहाल नहीं बनी। इसके पीछे बहुत लंबी हिस्ट्री है। कुछ उसमें से बहुत से वाकयात हुए हैं, कुछ उनमें से बिल्कुल पॉलिटिक्स था साफ, जिसे आप कहते हैं सियासत, और कुछ उसमें से जेन्युइन लोगों के ऑब्जेक्शंस थे, कुछ इंस्टीट्यूशनल प्रोसीजर्स के ऊपर ऑब्जेक्शंस थी। और इसके ये भी है कि इसमें कोई एक करेक्टर नहीं है, इसमें बहुत से डिफरेंट करेक्टर्स थे जिन्होंने बहुत से मुख्तलिफ किस्म के रोल्स प्ले किए। तो एक रफ सी आपको देने के लिए आइडिया कि हुआ क्या, मैं मैमल से कहूंगी। मैमल, आप एक रफ सा आइडिया में देती हैं व्यूअर्स को कि हुआ क्या वहां? देखिए नताशा, ये जो सब कुछ हुआ है ना, हुआ बहुत अफसोसनाक एक चीज, ये बड़ी अनफॉर्चुनेट सी थी। और ये वाकई जिस तरह आपने बात की, ये सियासत की भेजत थी। मेरी बहुत सारे इंसाइडर से बात हुई, रिपोर्टर से भी बात हुई, वुकला बाज एसोसिएशन के भी लोगों से बात हुई। तो इसके अंदर दोनों साइड से एक तरह से सियासत खेली गई, और उसकी भेंट एक बहुत काबिल जज साहिबा जो है वो चलेगी। क्योंकि ये जो बात है कि जो फर्स्ट वुमन जज की नॉमिनेशन हुई, एक हिस्ट्री बनने वाली थी, आपने एक तो उनको वो ना करके रद्द करके, क्योंकि 4-4 बराबर हो गए। एक तो जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब जो मेंबर थे, जो जिनका एक वोट हो सकता था, वो थे ही नहीं, वो मुल्क के अंदर नहीं है, तो 9th वोट था नहीं। तो जब टाई हो जाती है तो इनकी कानून के मुताबिक मेजोरिटी होनी चाहिए। तो आपने उनको थोड़ा सा एक एम्बेरसमेंट भी, ओवरऑल भी, एक जुडिशरी के लिए भी, और वैसे भी आपने कितनी काबिल जज के लिए भी ये काफी गलत प्रेसिडेंट और इस तरह की चीज है। ठीक है जी, कुछ लोग इस पे बात करते हैं कि ये जो अपॉइंटमेंट का तरीका होता है, जो बात हो रही है कि ये इसको असूलों के तहत होना चाहिए, लेकिन उधर हुआ क्या? अच्छा, 4 लोगों ने जो है, जिन्होंने वोट उनके लिए दिया, वो जाहिर बात है चीफ जस्टिस गुलजार साहब थे, जिनकी अपनी नॉमिनी थी। क्योंकि गुलजार साहब वैसे भी चाहते हैं कि उनकी एक लेगेसी हो कि वो फर्स्ट वुमन जज वो एलिवेट करके सुप्रीम कोर्ट में गए हैं। दूसरे जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब थे, अटॉर्नी जनरल थे, और लॉ मिनिस्टर फरूक नसीम साहब। इन चारों ने नॉमिनेशन सपोर्ट की। जस्टिस मकबूल बाकिर, जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस दोस्त मोहम्मद खान साहब, और पाकिस्तान बार काउंसिल के जो रिप्रेजेंटेटिव थे अख्तर हुसैन साहब, उन्होंने अपोज की। और जैसा मैंने कहा कि फाइज ईसा साहब इधर है। अच्छा, फाइज ईसा साहब के बारे में ऐसे है कि कुछ लोगों ने उन पर उंगलियां भी उठाई कि इन्होंने, क्योंकि वैसे कानूनी तौर के ऊपर वो रिटर्न या फिर वो वीडियो लिंक के जरिए जो है वो अपना वोट दे सकते, लेकिन वोट नहीं दिया था। हालांकि जस्टिस फाइज ईसा साहब की और जस्टिस आयशा साहबा का जो है, इनका बहुत पुराना जो है ताल्लुक है। इनके साथ काम किया हुआ है जस्टिस आयशा साहबा ने जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के साथ, तो इनके ताल्लुकात बहुत अच्छे। लेकिन उसके अंदर भी कुछ लोग ये कहते हैं कि थोड़ी सी सियासत भी आ गई, कि शायद वो क्योंकि उनके खिलाफ तो वोट नहीं देना चाहते होंगे। ये जाहिर बात है, ये सारी स्पेकुलेशन है और ये कुछ लोगों की बातें हैं, मैं ये नहीं कह सकती वसूख से। लेकिन वो कहते हैं कि शायद वो उस पर नहीं करना चाह रहे थे, क्योंकि एक काजी फाइज ईसा साहब की जो एक कंसिस्टेंट चीज रही है, वो रही है कि वो सीनियोरिटी प्रिंसिपल जो है वो उसके ऊपर उनका है कि जजेस की एलिवेशन सीनियोरिटी प्रिंसिपल के ऊपर होनी चाहिए। तो उस वजह से जो है वो शायद एक ये भी वजह, उसकी दूसरी तरफ शायद वो कुछ लोग कहते हैं कि एक बार पॉलिटिक्स है। सबसे ज्यादा जो जिन्होंने किया कि बिल्कुल इस नॉमिनेशन के खिलाफ थे, वो थे सरदार तारिक मसूद साहब। उनका जो ये हसनात मलिक साहब ने अपने एक्सप्रेस ट्रिब्यून के रिपोर्ट के अंदर भी लिखा हुआ है कि उन्होंने तो ये काफी ग्राउंड्स के ऊपर जो है ना नॉमिनेशन की अपोज की। और उन्होंने तो यहाँ भी बात की कि अगर सीट फीमेल जजेस की रखनी है टॉप कोर्ट में, तो वो आर्टिकल 25 के खिलाफ होगा। जस्टिस बंदयाल साहब ने उसके ऊपर काफी रिएक्ट भी किया। ओवरऑल जो इसके अंदर जो चीज नजर आ रही है, वो यही चीज नजर आ रही है कि ये एक सियासत की भेंट, एक जो एलिवेशन होनी चाहिए थी वो चढ़ गई। और इसके बहुत सारे रीजन हैं। हम रीमा से जाहिर लीगल और उस पर जो अपॉइंटमेंट की पूरी चीज होती है, और फिर 2010 से पहले क्या था, फिर 18वीं तरमीम में क्या हुआ, फिर 19वीं तरमीम में क्या हुआ, और एक जुडिशियल कमीशन के अंदर किस तरीके से सारा प्रोसेस होता है। लेकिन वुकला जो एक चीज जो जिसके ऊपर कर रहे हैं क्रिटिसाइज कुछ, वो ये कह रहे हैं कि ये डिफर भी हो सकती थी मीटिंग। मतलब बजाय इसके कि ये डिसीजन ली जाती 9 सितंबर को ही कि जी कोई डिसीजन रीच नहीं कर सकी क्योंकि बराबर वोट पड़ गए, तो इसको अगर पोस्टपोन कर दिया जाता, थोड़ा सा आगे करके इसको थोड़ा सा इसके ऊपर लॉबिंग बेहतर कर ली जाती, क्योंकि जब पता था पहले दिन से कि जस्टिस तारिक मसूद साहब बिल्कुल खिलाफ हैं इस अपॉइंटमेंट के, तो मेजोरिटी शायद होनी भी नहीं थी। तो अगर चीफ जस्टिस साहब इसको थोड़ा सा आगे ले जाते, ये भी कहा जा रहा है।
तो खैर अनफॉर्चुनेट, आई जस्ट फाइंड इट वेरी अनफॉर्चुनेट कि ऑलरेडी एक इतनी मेल डोमिनेटेड हमारी जुडिशरी है, एक हमारी एक पूरी लॉयर्स की कम्युनिटी बहुत ज्यादा मेल डोमिनेटेड है, लाइक मेनी अदर थिंग्स। तो ये भी जो है उसकी भेंट इस तरह से जाना बहुत बहुत बुरा। अच्छा, ऐसा क्यों होता है कि कुछ चीजें, कुछ फैसले पॉलिटिसाइज हो जाते हैं, जो आपने कहा कि वो सियासत जो है उनमें इन्वॉल्व हो जाती है? वो मेरा नजर में बहुत से इस पे हो सकते हैं रीजंस, लेकिन एक बहुत अहम वजह है कि आपका जो प्रोसेस है उसमें ही कुछ खामियां हैं। अब मैं आप लोगों को जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स का प्रोसेस बताऊं तो खौफ आता है कि अभी तक हम इस तरह के प्रोसेस के साथ चलते चले आ रहे हैं और किसी ने इसको तब्दील करने की कोशिश नहीं की। अब आपने जो जुडिशियल कमीशन की बात की, हम हिस्ट्री में नहीं जाते कि 18वीं तरमीम में क्या था और 19वीं तरमीम में क्या हुआ। आप आज की सूरत हाल देखिए। ये जो जुडिशियल कमीशन है जो नॉमिनेट करती है पार्लियामेंट्री कमेटी को और फिर जजेस अपॉइंट होते हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के, ये 9 मेंबर कमीशन है और इसमें सब मर्द हैं, क्योंकि इसकी जो कॉन्स्टिट्यूशन होती है ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस की होती है। हमारे सुप्रीम कोर्ट में कभी खातून जज बनी ही नहीं है। इसके अलावा लॉयर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, अटॉर्नी जनरल साहब होते हैं, एक मेरा ख्याल है फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज भी होते हैं। तो सब मर्द, एक 9 मेंबर मर्दों की कमेटी फैसला करती है कि किसको नॉमिनेट करना है पार्लियामेंट्री कमेटी को। सबसे पहले तो यही इशू है, और ये सब लीगल प्रोफेशन के लोग हैं। इसमें कोई एकेडेमिया, कोई सिविल सोसाइटी, कोई ह्यूमन राइट्स कम्युनिटी, कोई नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशंस, उनकी कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। पूरी दुनिया में अब बात होती है कि इस तरह की जो कमीशंस होती हैं, आप साउथ अफ्रीका का एग्जांपल ले लीजिए, ब्रिटानिया का ले लीजिए, उसमें और मेंबर्स भी होने चाहिए, आप ले पर्सन्स भी होने चाहिए, क्योंकि अदलिया की अपॉइंटमेंट्स में सिर्फ वुकला और अदलिया की ही से नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। फिर आपका सवाल होगा, अच्छा चलो कोई तो क्राइटेरिया होगा जिसकी बुनियाद पे नॉमिनेशन होती है। नहीं है, ना आइन में है। आइन में है कि आपने कुछ साल, अगर आप हाई कोर्ट के जज हैं या 15 साल आपने प्रैक्टिस की है तो आप अपॉइंट हो सकते हैं। कोई क्राइटेरिया नहीं दिया गया और जजेस कौन बन सकता है। अब फिर आप सोचेंगे नहीं, चलें जुडिशियल जो कमीशन है इसके अपने रूल्स होंगे, उसमें कोई क्राइटेरिया होगा। उसमें भी कोई क्राइटेरिया नहीं है। जो सीनियरिटी की बात हो रही है, ये कुछ हद तक कन्वेंशन है जो अक्सर फॉलो होता है, हर केस में नहीं होता, लेकिन कोई क्राइटेरिया लेड डाउन नहीं है, ना आइन में, ना कानून में, ना रूल्स में, ना जजमेंट्स में। फिर आप कहेंगे चले ओपन प्रोसेस होता होगा, हमें जुडिशियल कमीशन बताएगी कि इन्होंने किस किस को कंसिडर किया, किसको नॉमिनेट किया, किसको नहीं किया, वजूहात हमें पता चलेंगी। पब्लिक इंटरेस्ट की बात है ना, हमारे सुप्रीम कोर्ट में कौन जजेस होंगे हमें पता होना चाहिए। नहीं होता। सब कुछ ट्रांसपेरेंसी के बिल्कुल ऑपोजिट होता है, सीक्रेट होता है, ओपेक होता है। हमें नहीं मालूम डिलिब्रेशंस क्या हुई, हमें नहीं मालूम जो लोग रेकमेंड होते हैं क्यों होते हैं। और ममालिक में इसमें ट्रांसपेरेंसी होती है। अक्सर इंटरव्यूज जो होते हैं कैंडिडेट्स, वो कुछ जगहों पे तो मीडिया में टेलीकास्ट होते हैं वो इंटरव्यूज। पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं होता। तो अब आप खुद देखिए, इस तरह का अगर प्रोसेस होगा तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि लोगों का क्रेडिबिलिटी होगी इस सिस्टम की, या ट्रस्ट होगा। और इस तरह के जब सिस्टम्स होते हैं ना, तो अक्सर पाकिस्तान में, मुझे नहीं मालूम इस सिचुएशन में था या नहीं, लेकिन परसेप्शन ये होता है कि ओवरऑल क्योंकि मिसोजिनी है, खवातीन को एक तरह से व्यू किया जाता है, तो डिस्क्रिमिनेशन आती है, बीच में बायस आता है खवातीन के खिलाफ इस तरह का जब पूरा सिस्टम होगा। इसीलिए तो ट्रांसपेरेंसी जरूरी है, इसीलिए तो रूल जरूरी है, इसीलिए तो क्राइटेरिया जरूरी है, ताकि आप इस तासर को खत्म कर सकें कि मिसोजिनी नहीं थी या डिस्क्रिमिनेशन नहीं थी ऐसे फैसलों के पीछे। तो बहुत अफसोस की बात है। अब आप सोचिए पाकिस्तान कब बना था, हम कहाँ हैं। इस खित्ते में भी जो एक दुनिया में समझा जाता है कि रिग्रेसिव खित्ता है, पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसकी सुप्रीम कोर्ट में कभी एक खातून जज नहीं बनी। और ये टोकनिज्म की बात नहीं है कि आप एक जज अपॉइंट कर दें, ये हमारी फैसलों पे इसका किस कदर असर पड़ता है। आप एक सोचिए कि आपके मतलब इसका हर
हमारी जिंदगी के हर पहलू पे असर पड़ता है, ये इतनी बड़ी एक चीज है। और मेरा ख्याल है जस्टिस आयशा मलिक एक बहुत रिप्यूटेबल जज रही हैं। उनकी कुछ ऐसी जजमेंट्स हैं, उन्होंने कुछ चीजों पे लिखी जो एक मर्द जज ने उसको बिल्कुल फर्क तरह से देखा, जैसे सेक्सुअल हरासमेंट पे, और जस्टिस आयशा मलिक ने बिल्कुल फर्क तरह से देखा। बेनजीर आपने उन पे प्रोफाइल भी की है, तो आप उनके बारे में हमें कुछ और बताएं, वो कैसी जज थी, कैसी वकील थी? वैसे बड़ी अजीब सी बात लगती है रीमा कि एक इदारा जिसके पास हम इंसाफ लेने जाते हैं वहां पे कोई ट्रांसपेरेंसी या शायद कोई अकाउंटेबिलिटी ही नहीं है। और बड़ी अफसोस की बात है कि इसी इदारे में पूरे साउथ एशिया में पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट पे कभी एक खातून जज नहीं रही। हम पूरी अगर अदलिया को भी देख लें तो मैं वो वुमेन इन लॉ की स्टैट्स देख रही थी, तो मेरे ख्याल से पूरी अदलिया में शायद 15% खवातीन है। एक ऐसे मुल्क में जहाँ पे वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एक इंडेमिक बन गया है, जहाँ हम रोज केसेस सुनते हैं रेप के, ऑनर किलिंग के, और वहां पे इतनी कमी है खवातीन की अदलिया में। अजीब सी बात लगती है। और जो थोड़ी बहुत खवातीन हैं भी, जैसे जस्टिस आयशा मलिक हैं, मैंने कुछ महीने पहले उन पे एक प्रोफाइल किया, वो लाहौर हाईकोर्ट में 2 में से 1 खातून थी। उनको इतना बायस का सामना करना पड़ता है कि मेरी जब कुछ खातून वकला से बात हुई, कुछ खवातीन से बात हुई, तो उन्होंने कहा उनको जो ज्यादातर जो मेल लॉयर्स हैं वो उनको पसंद ही नहीं करते, या वो उनसे बदतमीजी करते हैं, या वो उनको सीरियसली नहीं देते, जिसकी वजह से उनको सख्ती करनी पड़ती है अदालत में, जिसकी वजह से उनके बारे में एक तासुर बन गया है कि ये बड़ी एक सख्त जज है। और मुझे जो एक बहुत अजीब सी एक बात लगी, वो एक खातून वकील थी, उनसे मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि शायद जस्टिस आयशा सुप्रीम कोर्ट एलिवेट हो जाए लेकिन वो लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस शायद ना बने। तो मैंने उनसे पूछा क्यों, वो लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस क्यों नहीं बन सकती? तो उन्होंने कहा क्योंकि आपके जो बार काउंसिल्स हैं उसमें ज्यादातर मर्द हैं और वो नहीं पसंद करेंगे कि उनके लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस एक औरत हो। तो इस किस्म की ऑपोजिशन है जो औरतों को जिसका सामना करना पड़ता है। एक और चीज मैं यहाँ पे जरूर कहूंगी कि जब मैं ये प्रोफाइल कर रही थी, जिस किस्म की उनकी जजमेंट्स हैं, उनकी जो एक बहुत हिस्टोरिक जजमेंट जो इसी साल आई वो थी वो 2 फिंगर टेस्ट वाली, जिसपे उन्होंने पाबंदी लगा दी। वो एक बहुत एक हिस्टोरिक जजमेंट थी और वो जजमेंट पढ़ते हुए भी खुशी होती है। उससे पहले भी 2013 में उनके पास एक केस आया काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट का। वहां पे जो कुछ औरतें थी वो आई जज के पास और उन्होंने कहा ये हमें सिर्फ डेस्क जॉब देते हैं, हमें फील्ड में नहीं जाने देते। जिसमें जो सीटीडी के हेड थे उन्होंने आके अदालत में कहा कि हाँ वाकई में इनको नहीं जाने देते क्योंकि औरतों को इतनी हाई पेइंग जॉब नहीं देनी चाहिए। तो जस्टिस आयशा ने अपनी जजमेंट में लिखा उन औरतों के हक में कि आप जेंडर के बेसिस पे कॉम्पिटेंस को जज नहीं कर सकते। तो ये है उनकी कुछ हिस्टोरिक जजमेंट जो हमें याद करना चाहिए। एक मैं चीज यहाँ पे छोटी सिर्फ कहूंगी कि जाहिद इब्राहिम साहब हैं, वो कराची में बड़े सीनियर एडवोकेट है। मेरी उनसे भी बात हो रही थी और मैंने कहा क्यों इतनी कम है खवातीन हमारी अदलिया में? तो उन्होंने कहा देखिए कराची में, उनकी अपनी राय थी, उन्होंने कहा देखिए कराची में बहुत सी ऐसी औरतें हैं जो वकील हैं जो बड़ी काबिल हैं लेकिन वो बड़ी खुद मुख्तार है, और जब उनको ऑफर भी आती है कि वो अदलिया का हिस्सा बने तो वो खुद भी कुछ नहीं बनना चाहती क्योंकि हमारी जो अदलिया है वो बड़ी ब्यूरोक्रेटिक हो गई है। और ये जो औरतें हैं ये इतनी खुद मुख्तार हैं कि ये उस तरह की नहीं है कि वो सीनियोरिटी के लिए लाइन में खड़ी हो जाए, तो शायद वो खुद भी नहीं कुछ इस कल्चर का हिस्सा बनना चाहती। मेरी हाँ सर, वो मेरे जो एतराजात कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर्स जो हैं जिनको हम ट्रेडिशनली कहते हैं कि वो प्रोग्रेसिव या रोशन ख्यालात के रखते हैं, उनके एतराज जो थे वो कहते हैं कि जी हमने तो जेंडर की बेसिस पे ये ऑपोजिशन की ही नहीं थी। एक तो पहले तो वो कहते हैं कि वो ऑफकोर्स वो जो सिंध हाई कोर्ट वाली एलिवेशन हुई थी वहां से सारा मामला बिगड़ा, जस्टिस आयशा मलिक वाला केस तो बहुत बाद में आया था। लेकिन उनका बेसिकली उनके 2 एतराज हैं जो मैं छोटे से करके बता देती हूँ। एक उनका एतराज ये है कि वो कहते हैं कि एक रोल है बीच में एस्टेब्लिशमेंट का फिलहाल, जो बहरहाल जो उसको हम नहीं डिनाई कर सकते, कि वो कहते हैं कि ऐसे जजेस को उठा के जिनको बिल्कुल ही एलिवेट एकदम से कर दिया जाता है, ऑफ कोर्स नॉट जस्टिस आयशा मलिक बट उनको एलिवेट कर दिया जाता है, तो वो जजेस जो हैं वो उनको पता होता है कि जिसके अंदर एस्टेब्लिशमेंट का रोल है, और फिर जब वो सुप्रीम कोर्ट में जाके बैठते हैं तो वो ऐसे फैसले आप कह लेंगे उनके फैसले कुछ बायस्ड हो जाते हैं। अच्छा, एक तो ये वकला का कहना था। दूसरा उनका एतराज ये था कि वो कहते हैं कि देखें कि अगर सीनियोरिटी की बेस पे ही हम जाएं तो ऐसे बहुत से जजेस हैं जो कि कितने सालों से लगे हुए हैं लेकिन उनका मशहूर है उनके बारे में वो मिसोजिनिस्ट हैं,
और वो नॉन मुस्लिम्स की तरफ बायस्ड हैं, तो वो कहते हैं कि जब ये जजेस एलिवेट होके ऊपर आ जाएंगे तो ये सीनियरिटी क्या खाली बेसिस रहेगी। तो इसलिए वो बहुत जरूरी है कि एक ड्यू प्रोसेस हो और उसके अंदर हम डिसाइड करें कि ये तरीका कार होना चाहिए। और मतलब आई थिंक उनका इतना ज्यादा इस पे इंसिस्टेंस है कि हमने जस्टिस आयशा को उनकी जेंडर की वजह से अपोज नहीं किया। हम अब इस बात से तंग आ गए हैं कि ये बेंच बायस ना हो और ये बेंच अब अनडिजर्विंग लोगों से ना भरा हुआ हो, जिनका हमें पता है कि उनकी हिस्ट्री ये रही है कि वो एंटी माइनॉरिटीज या बायस टुवर्ड्स माइनॉरिटीज और ये सब रहे हैं, तो मिसोजिनिस्ट रहे हैं। तो उनका ये कहना है। बहरहाल जो भी हुआ बड़ा अनफॉर्चुनेट हुआ। इसमें से नताशा में इसी आपकी यही वाली बात के जो प्रोग्रेसिव भी, यानी आपने जिन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर से आपकी बात हुई वो बड़े प्रोग्रेसिव भी हैं। ये इवन जो जेसीबी के अंदर भी एक जो सियासत, जिस तरह मैंने शुरू में कहा ना भेंट, वो ये है कि एक्चुअली ये जो एस्टैब्लिशमेंट वर्सेस एंटी एस्टैब्लिशमेंट या प्रो गवर्नमेंट वर्सेस एंटी गवर्नमेंट हुआ, तो एंटी गवर्नमेंट या एंटी एस्टैब्लिशमेंट वालों को बड़ा प्रोग्रेसिव समझा जाता है। तो वो कहते हैं कि ये भी सियासत इस तरीके से हुई कि अगर वो इनके इस एलिवेशन के खिलाफ वोट देंगे तो वो भी एक ये भी था कि उनको जो एक्सपोज करना या उनके ये खिलाफ एक ये चीज आती है। तो उसमें भी मैंने जिस तरह शुरू में बात की कि आप किस तरीके से जस्टिस आयशा मलिक के बारे में आप ये उनको पेंट कर सकते हैं या उनको टेंट कर सकते हैं कि वो प्रो एस्टैब्लिशमेंट है या वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट। आप उनकी जजमेंट देखें, आप उनकी काबिलियत देखें, आप किस मेरिट के ऊपर इस चीज के ऊपर एक हिस्टोरिक चीज होने जा रही थी उसके ऊपर आपने जब ये लिया, अगर रसूल में भी लिया, बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि जो प्रोटेस्ट हो रही थी ये पहले वो सिंध हाईकोर्ट वाली पे ही होनी थी और इसलिए नहीं कि जस्टिस आयशा मलिक, बट इवन देन आई फाइंड इट वेरी प्रॉब्लमैटिक कि अगर ये इस तरीके से सियासत हुई है तो ये इस तरह होना चाहिए था। लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि शायद दिसंबर में दोबारा जस्टिस आयशा मलिक साहबा की जो है वो नॉमिनेशन हो। आई होप कि हो, एंड आई होप कि वो एक्चुअली शी मेक्स हिस्ट्री एंड बिकम्स द फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट जज ऑफ पाकिस्तान। आमीन। अच्छा, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल औरत कार्ड को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन हिट कर दें, जैसे ही नई वीडियो अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग औरत कार्ड।